Hello everyone, welcome back to my channel New Concepts by Ashita. So one of my subscriber requested to make video on BPSC 101 important questions. So I'm here with this video. I hope you all like my content. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ नोट ऑन फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिस्ट वाले चैप्टर मैंने लास्ट ही अभी अपलोड किया है, शायद कल ही अपलोड किया है। अगर किसी को डिटेल में देखना है तो मैं पोस्ट कर दूंगी नीचे लिंक। इंट्रोडक्शन में आप 3 पॉइंट्स लिखोगे, ये है इंट्रो यहाँ से, ठीक है। इतना कि फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, एक ब्रांच है पॉलिटिकल थ्योरी की, ठीक है। और ये किस टाइप का डायमेंशन ऐड करती है, फेमिनिस्ट डायमेंशन, यानी यहाँ पे हम फीमेल्स की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दिस कि जो फर्स्ट वेव है फेमिनिज्म की कब स्टार्ट हुई। वो स्टार्ट हुई 1820 से लेके 1940 तक। और कहाँ पे जो है ओरिजिन है इसका, यूएस और यूके में। अब जब स्टार्ट हुई तो इसको फॉर्मली किससे लिंक किया गया, तो सेनेका फॉल्स डिक्लेरेशन से इसको लिंक किया गया, जो कि कहाँ पे हुई थी, 1848 में हुई थी न्यूयॉर्क में, ठीक है। जिसको ड्राफ्ट किया था एलिजाबेथ कैरी स्टैंटन ने। अब स्टार्टिंग में फोकस कहाँ पे रहा इनका, जो फेमिनिस्ट थी कि क्या डिमांड थी। पहला, इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि जैसे एक फादर के, अगर एक बॉय है और एक गर्ल है, तो जैसे बॉय के पास प्रॉपर्टी राइट होते हैं ऐसे गर्ल्स के पास भी हो। सेकंड, डिग्निफाइड पोजीशन इन द हाउस होल्ड, यानी कि घर में जो जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो काम करती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, तुम्हारा काम ही क्या है, सुबह से शाम तक घर पे ही तो रहती हो, ठीक है। तो ये जो प्री कंसेप्शन बने हुए हैं माइंड में मेल्स के या अदर लोगों के, इन मिसकंसेप्शन को हटाना। थर्ड, इकोनॉमिक सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव राइट्स के लिए इनकी डिमांड थी। फिर धीरे धीरे जब ये बेसिक राइट उन्हें मिलने लगे तो उनकी जो ये डिमांड थी ये शिफ्ट हुई पॉलिटिकल राइट्स की तरफ। अब पॉलिटिकल राइट्स में उनकी जो मेन डिमांड थी वो यही थी कि जो वुमेन्स है उनको राइट टू वोट मिले, ठीक है, यानी कि अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनने की आजादी मिले। अब ये जो है इनकी डिमांड फुलफिल हुई जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आया ब्रिटेन के अंदर, खाली ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, 1918 में। और वहां पे वुमेन्स को राइट मिले जिनकी एज है 30 अबव, ठीक है, 30 साल से ऊपर की एज की जो वुमेन्स है उनको। प्लस क्या होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ऑन करती हूँ, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं उनके नाम पे जो है जमीन हो, तभी वो क्या कर सकती है, अपना मतदान दे सकती है। लेटर इस चीज को जो है 30 ईयर एज को 21 ईयर एज कर दिया गया। प्लस जो प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है, उनको हटा दिया गया। अब यहाँ से आप 2 लीडर्स के नाम याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर नाम नहीं लिखोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, बिकॉज 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आप खुद सोचो, कम से कम 3 पेज तो आपको मैक्सिमम लिख के, मिनिमम लिख के आने हैं। मैक्सिमम आप 4 लिख सकते हो, ठीक है। मैंने जब एग्जाम दिया था तो मैंने 4 लिखे थे, तब भी मेरे नंबर आएंगे 65+ हैं। ज्यादा नंबर तब भी नहीं दिए थे, क्योंकि इग्नू में मार्क्स बहुत काटते हैं। अब ये वेव जब आगे बढ़ी तो 19th अमेंडमेंट आया 1920 के टाइम पे, जहां पर जो है वोटिंग राइट्स मिल गए अक्रॉस ऑल स्टेट, यानी कि जितने भी यूके यूएस में स्टेट है सब जगह पे जो वुमेन्स थी उनको राइट, वोटिंग राइट मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉलोनाइज नेशन में कब स्टार्ट हुई फेमिनिस्ट वेव। तो कॉलोनाइज नेशन, पहली बात तो कहते किससे हैं, कॉलोनाइज नेशन वो देश होते हैं जहां पर, जैसे कि इंडिया जो है ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुका है ना, ब्रिटेन ने राज किया हमारे ऊपर, यहाँ से लूट के सब ले गए। तो ऐसे ही खाली इंडिया ने ही ये चीज फेस नहीं करी, अदर कंट्रीज ने भी ये चीज फेस की है, ठीक है। तो वहां पे फेमिनिस्ट वेव आई जब उन लोगों ने आजादी के लिए डिमांड करना शुरू की, ठीक है। जो जिन देशों ने कॉलोनी बना रखा था उन देशों से जब आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, तब ये आई वेव, ठीक है। वहां पे इनकी क्या डिमांड थी, मेन इकोनॉमिक राइट्स मिले, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिले, यानी कि सभी फीमेल्स को पढ़ने लिखने की आजादी मिले, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन मिले कि वोट वो दे सके। अब एग्जाम्पल आप इंडिया का डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि इंडिया में कब आई, जब इंडियन वुमेन एसोसिएशन स्टार्ट हुई मद्रास में 1917, ठीक है, जिसको किसने लीड किया था, धनवंती रामा रॉय ने। अब यहाँ पे इनकी जो मेन 3 डिमांड्स थी कि इक्विटेबल इनहेरिटेंस लॉज हो, राइट टू डिवोर्स हो, एक्सपेंशन ऑफ वुमेन फ्रेंचाइजी, ये 3 डिमांड इनकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द स्टेटमेंट पॉलिटिकल थ्योरी स्टेड, ठीक है। तो 20th सेंचुरी के टाइम पे जो स्कॉलर्स थे वो ये बोलने लगे थे कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है, जो हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये, ठीक है, जो हम पूरा पढ़ के आए, पहले लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या है, तो ये सब जो पूरा कोर कॉन्सेप्ट है ये डेड हो चुके हैं, इनका कोई रेलेवेंस आगे है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे बिहेवियरलिज्म का जो है राइज होने लगा था। बिहेवियरलिज्म क्या है, अब आप एग्जांपल लो, हम इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जैसे, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, तो इक्वालिटी में हम क्या देखते हैं कि किसी भी पर्सन को किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी फेस ना करनी पड़े, मतलब
समानता फेज ना करनी पड़े, ठीक है, कोई उसको उसके रिलीजन पे जज ना करे, उसके कलर पे जज ना करे, उसके जेंडर पे जज ना करे, ठीक है। और जब हम बिहेवियरल रेवोल्यूशन देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, सेम चीज, ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि इक्वालिटी क्या है। और जब हम बिहेवियरल रेवोल्यूशन देखते हैं तो बिहेवियरल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने लोगों को इस इक्वालिटी कॉन्सेप्ट से फायदा हो रहा है, मतलब कितने लोगों के साथ जो है इक्वल इक्वल बिहेव, फेयर ट्रीटमेंट जो है किया जा रहा है, और कितने लोगों के साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, क्या परसेंटेज है, यहाँ पर हम डेटा देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये है बिहेवियरल रेवोल्यूशन, ये बिहेवियर स्टडी। नेक्स्ट स्कॉलर्स ने क्या बोला है कि जो ये हमारे पुरानी वैल्यूज हैं, जैसे कि जस्टिस हो गया, लिबर्टी, इक्वालिटी हो गया, इनका रेलेवेंस जो क्या करता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अब वर्ल्ड किसकी तरफ मूव कर रहा है, साइंटिफिक अप्रोच की तरफ, जहां पर वो डेटा देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्यों कुछ लोगों ने जो है पॉलिटिकल थ्योरी को डेड डिक्लेयर किया। पहला जो मैं बता चुकी कि बिहेवियरल रेवोल्यूशन आया, ठीक है। सेकेंड इज प्रैक्टिकल गवर्नेंस नीड, यानी कि अब जितने भी पॉलिसी मेकर्स थे, पॉलिसी मेकर कौन होते हैं, जैसे कि इंडिया में किस टाइप के सिस्टम में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे रूल कौन बनाता है, लेजिस्लेचर बनाता है ना, पूरा होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, ठीक है, प्रॉपर जो है बिल पास होता है, तब कोई लॉ बनता है, ठीक है। तो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, अब वो किस पे फोकस कर रहे थे, अप्लाइड स्टडीज के ऊपर, नहीं जो साइंटिफिक की जो स्टडी है ना, इसके ऊपर वो ज्यादा फोकस कर रहे थे, ठीक है, ना कि वो पुरानी थ्योरीज को देख रहे थे। नेक्स्ट, एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस, कुछ थिंकर्स का ये भी मानना था कि ये जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थे, इसकी वजह से भी जो है पॉलिटिकल थ्योरी क्या हो गई, एंड हो गई, मतलब जैसे हमने क्या क्या देखा, लिबर्टी में हमने जॉन रॉल्स का नाम देखा है ना, जस्टिस में हमने जो है जेएस मिल का नाम देखा, और जो है लिबर्टी के अंदर, लिबर्टी के अंदर तो मैंने बता दिया, जस्टिस हो गया, और फ्रीडम में जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स क्या है, कार्ल मार्क्स का देखा, मार्क्सिस्ट थ्योरी में हमने कार्ल मार्क्स का देखा। तो ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी ना, ये आपस में क्लैश आउट कर रही थी, इस वजह से कोई स्कॉलर कुछ कह रहा है, कोई स्कॉलर कुछ कह रहा है, ये भी एक रीजन था, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट बोला गया है कि जो क्रिटिसाइज जिन्होंने किया उन्होंने ये भी बोला है, स्कॉलर्स ने, कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो बहुत ज्यादा फार अवे डिटैच्ड है, डिटैच मतलब बिल्कुल एकदम अलग है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से, ठीक है, यानी कि जो करंट प्रॉब्लम चल रही है सोसाइटी के अंदर, वो उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, इसलिए उसका रेलेवेंस क्या हो गया है, खत्म होता जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे काउंटर आर्ग्यूमेंट, यानी कि अब कोई किसी चीज को गलत बोलेगा, ठीक है, तो काउंटर भी तो उसके आर्ग्यूमेंट जो है स्कॉलर्स ने करी होगी, यानी कि ये अब भी क्यों पॉलिटिकल थ्योरी रेलेवेंट है, ये भी तो किसी ना किसी ने बोला होगा, जब पॉलिटिकल थ्योरी को गलत बोला जा रहा है तो सही भी किसी ने बोला होगा, है ना। तो जिस स्कॉलर्स ने सपोर्ट किया, तो उन्होंने क्या क्या बातें बोली, कि फाउंडेशन बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको इक्वालिटी वाला यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ये वाला, कि अब क्या होने लगी, डेटा पे फोकस होने लगा है, ठीक है, तो डेटा पे तभी तो इंसान फोकस कर पाएगा जब उसको पता हो कि इक्वालिटी है क्या, है ना। अगर उसे यही नहीं पता कि इक्वालिटी है क्या, तो डेटा वाली स्टेप पे तो जा ही नहीं पाएगा ना, ठीक है। तो स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया कि बेसिक पता होना इज नेसेसरी। सेकेंड इज एथिकल कंपास फॉर पॉलिटिक्स, यहाँ पे मानना ये था स्कॉलर्स का कि गवर्नेंस जो है बहुत ज्यादा टेक्नोक्रेटिक होती जा रही है, मतलब टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होती जा रही है, ठीक है, कि हम खाली डाटा डाटा देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल हुआ थ्रू न्यू अप्रोच, ठीक है, जब सोसाइटी में नई प्रॉब्लम आई ना, कि पहले फीमेल के बारे में कोई बात नहीं करता था, ठीक है, फिर फेमिनिस्ट थ्योरी आई, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी आई, मल्टीकल्चरलिज्म आया, तो जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थ्योरी आई, तो लोग जो है, लोग नहीं, जो स्कॉलर्स थे, वो वापस जो है पॉलिटिकल थ्योरी को रेलेवेंट मानने लगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेमोक्रेटिक नेसेसिटी। डेमोक्रेटिक नेसेसिटी में हम ये देखते हैं कि प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी कैसी होती है, जहां पर लोग जो है डिफरेंट डाइवर्स नेचर के हों, ठीक है, अलग अलग रिलीजन के हों, अलग अलग कस्टम ट्रेडिशन हो उनके, ठीक है। तो ऐसी डाइवर्स सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल थ्योरी रेलिवेंट है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, कोर कॉन्सेप्ट की बात करती है, राइट, इक्वालिटी, डाइवर्सिटी, तो जो भी प्रॉब्लम होगी सोसाइटी में, उसका आंसर देने में पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, रेलेवेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल डाल सकते हो इंडियन कंटेक्स्ट वाला। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने ये तो देख लिया कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, डेड हो चुकी है, ठीक है। हम देखेंगे कैसे इसका रिवाइवल हुआ, ठीक है, ये सब 20 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी शॉर्ट नोट नहीं है, सब 20 मार्क का है। तो अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है, 20वीं सेंचुरी की शुरुआत से ही जो है पॉलिटिकल थ्योरी का, जो पॉलिटिकल थ्योरी थी, वो डोमिनेटेड थी नॉर्मेटिव अप्रोच से। नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है, कि जहां पर हम सिंपल बता रहे हैं कि जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, राइट्स क्या है, ठीक है।
1940 1960 आते आते बिहेवियरल रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुकी। तो उसने फोकस शिफ्ट कर दिया एम्पेरिकल से, किससे, जो डेटा वाली साइंटिफिक स्टडी थे उस पर। अब क्या कारण थे इसके रिवाइवल के? पहला, फेलियर ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म जो है धीरे धीरे 1970 आते टाइम फेल होता जा रहा था। क्यों फेल होता जा रहा था? क्योंकि सोसाइटी के अंदर नए इश्यूज आ रहे थे, जैसे कि इनइक्वालिटी, ठीक है, वॉर, इन्वायरमेंट एंड आइडेंटिटी। इन इश्यूज का जवाब देने के लिए, इन इश्यूज की सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए हमें अपनी जो बेसिक पॉलिटिकल थ्योरी है, जो हमारी बेसिक वैल्यूज है, उन पर जाना पड़ रहा था, ठीक है, उन्हें देखना पड़ रहा था, उन्हें रिव्यू करना पड़ रहा था। इस वजह से जो है फेलियर हमें दिखाई दिया। नेक्स्ट, न्यू सोशल मूवमेंट देखने के लिए मिले, सिविल राइट, फेमिनिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, ठीक है। थर्ड, ग्लोबली क्राइसिस चल रहा था, बहुत सारे वॉर्स चल रहे थे इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये है कि कौन कौन से फिलोसोफर ने इन्फ्लुएंस किया इस चीज को, ये आप देख लेना। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ रिवाइवल। पहला, रिटर्न टू वैल्यूज, यानी हम अपनी पुरानी वैल्यूज पे वापस आ गए। दूसरा, थिंकर्स ने बहुत सी अप्रोच डेवलप की, लिबरल, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल। हम 3 अप्रोच तो ये कर चुके हैं, पोस्ट कॉलोनियल करानी बाकी है, वो मैं जल्दी करा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ फिलोसफी विद साइंटिफिक अप्रोच, यानी कि जो हमारी बेसिक वैल्यूज हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, इनका यूज करना विद साइंटिफिक डाटा। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारे पुरानी चीज को अपनी छोड़ दे रहे हैं, नहीं, पुरानी चीज को भी लेके चल रहे हैं, प्लस जो टेक्नोलॉजी के साथ हम अपडेट भी हो रहे हैं कि भाई डेटा डेटा भी यूज करेंगे और जो पुरानी वैल्यूज है उनको भी यूज करेंगे, ठीक है। अब मेन फोकस क्या था इनका? आइडेंटिटी पे, जेंडर पे, एनवायरमेंट पे, मल्टीकल्चरलिज्म पे, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या था? मेड पॉलिटिकल थ्योरी रेलिवेंट अगेन, ठीक है। अब पॉलिटिकल थ्योरी हमें दोबारा रेलिवेंट होती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, हेल्प करी कनेक्ट करने में पॉलिटिक्स को विद एथिक्स एंड डेमोक्रेसी। न्यू न्यू टूल्स प्रोवाइड किए जिससे हम जो न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस कर सके, जैसे कि जेंडर जस्टिस एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है। एनवायरमेंटल क्राइसिस क्यों हुआ था? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे वॉर चल रहे थे, है ना, ग्लोबल क्राइसिस चल रही थी, बहुत ज्यादा देशों में बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही थी। तो इससे क्या होता था, इन्वायरमेंट, जब बम वगैरह आपस में जो है फेंके जाते हैं, ठीक है, मिसाइल चलाई जाती है, तो इन्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा पॉल्यूट होता ही है ना, तो उसको लेके कंसर्न जब लोगों में जगा, ठीक है। ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन ऐड करना इज मस्ट, और मैंने सब क्वेश्चन के एंड में कंक्लूजन दिया है, तो आप लोगों को भी लिख के आना है, ठीक है, तभी एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आप इंट्रो नहीं दोगे, बॉडी नहीं, अगर खाली आप इंट्रो लिख दोगे, बॉडी दे दोगे, कंक्लूजन नहीं लिखोगे, 2 नंबर सीधा कटेंगे, और 20 मार्कर में तो हो सकता है 4 नंबर भी कट जाए सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामाइन करो वेबर कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हिंदी में बता दूं, उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा कि लेजिटिमेसी का मतलब होता है जायज, जायज, ठीक है। जैसे कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो आपकी मम्मी जो आपकी कुटाई कर रही है वो जायज है ना, लेजिटिमेट है ना, कि करनी चाहिए, भाई मैंने पढ़ाई नहीं की, ठीक है, उसी को कहते हैं जायज, लेजिटिमेट। तो मैक्स वेबर क्या है? एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट है, जिन्होंने एक्सप्लेन किया है कि पॉलिटिकल पावर तभी स्टेबल है जब लोग उसको लेजिटिमेट देखें। मतलब एग्जाम्पल लो इंडिया से, इंडिया में भी करंटली किसकी सरकार है? बीजेपी, ठीक है। यानी कि बीजेपी सत्ता में तब तक रह पाएगी जब तक लोगों का उसको सपोर्ट है, ठीक है। अगर लोग अपनी पे आ गए कि भाई हमें बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, इलेक्शन कराओ दोबारा, तो वो इलेक्शन हो के रहेंगे अगर जनता के हाथ, जनता ने मान लिया, ठीक है, ठान लिया, तो अगर ठीक है कि हमें ये गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो लेजिटिमेसी सिर्फ तब तक रह पाती है, यानी कि सत्ता में किसी भी पार्टी का रूल या किसी भी गवर्नमेंट का रूल तब तक रह पाता है जब तक वो लोगों के लिए, लोग उसे जायज मान रहे हैं, ठीक है, लेजिटिमेट मान रहे हैं। सेकेंड चीज, वेबर ने 3 टाइप की लेजिटिमेसी बताई है। पहला ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल जैसे कि जो रीति रिवाजों पे चली आ रही है, जैसे पुराने टाइम पे राजा महाराजा रूल करते थे ना वो। कैरिस्मेटिक बताइए, जैसे कि कोई एक पर्सन हो जिसमें, जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता ऑडियंस को, जैसे गांधी जी हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, अभी इंडिया में आप देख लोगे तो जो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। थर्ड इज लीगल रैशनल लेजिटिमेसी। लीगल रैशनल लेजिटिमेसी होती है, लीगल से आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि जो चीज लीगल है, यानी जो रूल्स वगैरह पे बेसिस है, ठीक है। तो इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी भी एग्जांपल है लीगल रैशनल लेजिटिमेसी का, क्योंकि हमारा जो पूरी इंडिया है वो गवर्न हो रहा है डेमोक्रेसी पे, ठीक है। और किस किस क्या रूल है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा हमारा, है ना, प्रॉपर आर्टिकल्स हैं, राइट्स हमारे लिखे हुए हैं, कौन सी चीज कैसे जो है गवर्न होगी, सब चीज हमारी मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ क्या है? मैक्स वेबर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है इसकी स्ट्रेंथ क्या है? तो पहला है कि हमें क्लियर क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिलता है कि लोगों को क्यों अथॉरिटीज को ओबे करना चाहिए, ठीक है। सेकंड, यूजफुल है अंडरस्टैंड करने के लिए
प्री मॉडर्न एंड मॉडर्न स्टेट, यानी पुराने टाइम में स्टेट कैसी होती थी और अब स्टेट कैसी है। थर्ड, जो लीगल रैशनल लेजिटिमेसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी इंडिया में है, ये हाई रेलेवेंट है इन टुडे वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है अब इसकी, स्कॉलर ने कैसे क्रिटिसाइज किया इसे, तो पहली पॉइंट बोला गया है कि बहुत ज्यादा रिजिड है। ठीक है, रिजिड कैसे है कि आज के टाइम में हमें बहुत ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लेजिटिमेसी देखने के लिए मिलती है, जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेसी भी है। ठीक है, और जो है आप ये देखोगे कि जो हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम से इलेक्ट होते हैं, है ना। और या आप अदर स्टेट में देखोगे, जैसे कि चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट है, कम्युनिज्म है, तो इस चीज की उन्होंने बात ही नहीं की है। तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने सिर्फ अपने 3 टाइप्स क्लासिफाई कर दिए और जो अदर टाइप्स है ना उनको इग्नोर किया है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला है जो कैरिस्मेटिक लेजिटिमेसी है कि भाई एक पर्सन जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, तो वहां पर क्या होता है, अथॉरिटेरियनिज्म जैसी स्थिति बन सकती है। अथॉरिटेरियनिज्म मतलब क्या होता है कि जहां पर जैसे किम जोंग है ना कि भाई जो उन्होंने बोल दिया वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तानाशाही वाला माहौल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया इन्होंने इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को इग्नोर किया है, जैसे कि क्लास हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो हो गया। पोस्ट कॉलोनियल और फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने बोला है कि वेबर ने कल्चर डाइवर्सिटी को इग्नोर किया, यानी कि जो डिफरेंट कल्चर के लोग रह रहे हैं सोसाइटी के अंदर, इस चीज को इग्नोर किया, प्लस फीमेल के लिए कोई बात नहीं कही। ठीक है, और ये लास्ट इज कंक्लूजन। अब एग्जामाइन द लिबरल थ्योरी नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन होगा व्हाट इज पॉलिटिक्स। ठीक है, इसको आप हटा लेना, जब मैं पीपीटी भी अपलोड करूंगी तो मैं इसको ठीक कर दूंगी। ठीक है, व्हाट इज पॉलिटिक्स होगा यहाँ पे क्वेश्चन, पॉलिटिक्स। अब ये जो वर्ड है पॉलिटिक्स, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉलिस, मीनिंग सिटी या स्टेट। ठीक है, सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स का मतलब है कैसे लोग जो है अपनी लाइफ को कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज रखते हैं, डिसीजन लेते हैं और रिजोल्व करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। पहला है पॉलिटिक्स इज गवर्नमेंट। ठीक है, तो पुराने टाइम में पॉलिटिक्स कैसे गवर्न होती थी, एक्टिविटी ऑफ रूलर्स के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। ठीक है, इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, है ना। लेजिस्लेचर के अंदर क्या आता है, हमारा पूरा पार्लियामेंट वगैरह जो हो गया। एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या आता है, एमएलए, एमपी, पीएम। ठीक है, आईएएस ऑफिसर जितने भी होते हैं या अधिकारी जितने हो गए। जुडिशरी के अंदर क्या आता है, न्यायालय। ठीक है, जो हमारा पूरा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स इज पावर। ठीक है, पावर का मतलब क्या है, जो अथॉरिटीज है, ठीक है, कैसे वो अपनी पावर से जो है इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों के डिसीजन। मतलब अब अगर आप नेक्स्ट मान लो जब वोट होगा, है ना, नेक्स्ट ईयर या जब भी होगा, तो तब आप किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को वोट क्यों डालोगे, आप क्या देखोगे, उनके अच्छे काम देखोगे, है ना। कि अगर आप बीजेपी को वोट डाल रहे हो तो आप क्या देखोगे, हाँ भाई बीजेपी ने ये काम अच्छा किया है। ठीक है, तो कैसे जो पावर है, अथॉरिटी है, वो इन्फ्लुएंस करती है लोगों के डिसीजन। ठीक है, पॉलिटिक्स एज कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन। तो पॉलिटिक्स के अंदर हम दोनों चीज देखते हैं। पहला कंपटीशन कि भाई इलेक्शन कंटेस्ट हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है लोग जो है इलेक्शन के अंदर खड़े हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज खड़ी हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉपरेशन की, कैसे लॉज कॉन्सेंसस के थ्रू जो है कॉपरेशन भी होता है पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलिटिक्स खाली पार्लियामेंट तक लिमिटेड नहीं है, हमारी डेली लाइफ में भी पॉलिटिक्स होती है, जैसे मम्मी पापा की लड़ाई, है ना। किसी डिसीजन पे पापा एग्री नहीं करे, किसी पे मम्मी एग्री नहीं कर रही। ठीक है, वर्क प्लेस के अंदर पॉलिटिक्स होती है, कम्युनिटीज के अंदर पॉलिटिक्स, इवन स्कूल तक में पॉलिटिक्स होती है ना, कि भाई मॉनिटर कौन बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिक्स जो है कॉमन वैल्यूज से भी डील करती है, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स और फ्रीडम। ये कंक्लूजन है। हिस्टोरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो हिस्टोरिकल अप्रोच स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी बाय लुकिंग एट आइडियाज इन देयर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो पुराने टाइम में, है ना, जो चीजें हुई हैं। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री इज द पास्ट। ठीक है, हिस्ट्री इज अ विंडो टू पास्ट, है ना। पुराने टाइम में जो चीजें हुई हैं, जो इवेंट्स हुए हैं, हम उन चीज को देख पाते हैं। ठीक है, it believed that political thought cannot be understood in isolation but must be examined in relation to the time, society and condition in which it was produced। ठीक है, तो इनका जो हिस्टोरिकल अप्रोच है, इसमें स्कॉलर्स का कहना ये है कि जो भी पॉलिटिकल थॉट है उसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसका पूरी हिस्ट्री देखें। ठीक है, कि ये चीज कहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ, कैसे ये इमर्ज होती है और मॉडर्न टाइम में क्या है। ठीक है, जैसे फेमिनिज्म की अगर हम बात करें तो फेमिनिज्म कैसे उसका ओरिजिन हुआ। ठीक है, अब आते आते अब आप देखोगे पुराने टाइम में जो फीमेल की कंडीशन थी वो कितनी बुरी थी। ठीक है,
फिर धीरे धीरे कैसे जो है सुधार हो रहा है, ठीक है, मॉडर्न टाइम, अब आज के टाइम में नाउ डेज कैसी स्थिति है। तो हिस्टोरिकल अप्रोच हमें हेल्प करती है ओरिजिन से करंट टाइम तक की जो है पूरा लुकआउट करने में। अब मेन फीचर्स क्या है इसमें, जब भी हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक की स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हम जो है पूरा उसकी जो सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल बैकग्राउंड है वो पूरा देखते हैं, पुराने टाइम में क्या था, आज क्या है, ठीक है। जैसे पुराने टाइम में अगर इकोनॉमिकली हम फीमेल की बात करें तो पुराने टाइम में फीमेल्स को अलाउ नहीं होती थी जॉब्स करनी, ठीक है, घर से बाहर निकलना। आज के टाइम में अलाउ करते हैं, है ना। एवोल्यूशन ऑफ आइडिया ये हमें हेल्प करती है, हिस्टोरिकल अप्रोच में हेल्प करती है कि कैसे हम जो कॉमन कॉन्सेप्ट है जस्टिस, लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी देख सकते हैं कि पुराने टाइम से कैसे ये डेवलप हुए हैं, है ना। जैसे डेमोक्रेसी, पहले डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं थी, राजा महाराजा रूल करते थे, फिर धीरे धीरे जब राजा महाराजाओं का रूल हटा तो किस चीज का रूल आया, ब्रिटिश राज वगैरह आया, ठीक है, कि भाई कैरिस्मेटिक रूल, जहाँ पे मतलब कोई पर्सनैलिटी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है तो वो पावर में आ जा रही है, ठीक है। फिर धीरे धीरे लोगों ने डेमोक्रेसी की डिमांड करी कि नहीं हम तो अपनी सरकार खुद चुनेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लाएंगे हम। अब थिंकर्स बताए गए हैं जो इस अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, प्लेटो, एंशियंट ग्रीस, लॉक इन द एज ऑफ लिबरल रेवोल्यूशन। कॉज एंड इफेक्ट क्या है, एक्सप्लेन हाउ हिस्टोरिकल इवेंट, वॉर, रेवोल्यूशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन शेप पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। यानी कि हिस्टोरिकल अप्रोच में हेल्प करती है कैसे जो पुराने हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं वो कैसे लोगों की जो पॉलिटिकल थॉट है उनको शेप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डायनेमिक नेचर बताया है इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी का कि कैसे पॉलिटिकल थ्योरी स्टैटिक नहीं है, ठीक है, बट टाइम के टाइम चेंज होती रहती है। स्ट्रेंथ क्या है इसकी, है ना, कि क्या एडवांट क्या एक तरह से लिमिटेशंस, लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, यानी कि क्या एक तरीके से डिफेक्ट है उसमें, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है भाई क्या इफेक्टिव चीजें हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड करती है डीपली एंड कॉन्टेक्स्ट टू पॉलिटिकल आइडियाज, ठीक है, यानी हम डीपली एनालिसिस कर सकते हैं पूरा बैकग्राउंड से लेके नाउ डेज तक का, ठीक है। हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि क्यों जो सर्टेन थ्योरीज हैं वो इस टाइम पे इमर्ज होके आई, ठीक है। जैसे कि फेमिनिस्ट का जो आइडिया है वो क्यों एटीज 18 सेंचुरी के टाइम पे इमर्ज हो गया है, इसलिए आया क्योंकि फीमेल्स का एक्सप्लॉयटेशन पुराने टाइम से बहुत ज्यादा हो रहा था, ठीक है। और एटीज के टाइम पे क्या हुआ कि थोड़ा बहुत फीमेल जब पढ़ने लिखने लगी, ठीक है, जब उन्हें एजुकेशन का राइट मिला, जब वो स्कूल जाने लगी, जब वो पढ़ने लगी, जब उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता चला तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, उन्होंने और राइट्स की डिमांड की। लिमिटेशन क्या है, समटाइम रिड्यूस आइडियाज ओनली टू देयर कंटेक्स्ट इग्नोरिंग यूनिवर्सल वैल्यू, मे ओवरलुक द फिलोसफिकल और नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी, रिस्क ऑफ बीइंग डिस्क्रिप्टिव रेदर देन एनालिटिक, ठीक है। यानी रिस्क ऑफ बीइंग डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है कि हम खाली जो है पुराना क्या हुआ है, ठीक है, पुरानी हिस्ट्री पे फोकस कर देते हैं रेदर देन एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट करने की बजाय, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि समटाइम रिड्यूस आइडियाज ओनली टू देयर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो उनका मतलब है खाली उस चीज पे रिड्यूस कर देते हैं, इग्नोरिंग यूनिवर्सल वैल्यूज। मतलब एग्जांपल ले लो इक्वालिटी का, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, अगर हम इक्वालिटी पे एक तरीके से रिसर्च करने लगे हिस्टोरिकल अप्रोच का यूज करके, जो ब्रिटिशर्स थे उन लोगों ने इंडिया इंडिया में कितना डिस्क्रिमिनेशन किया है ना। और ब्रिटेन में नहीं, ब्रिटेन में हमें ये चीज नहीं देखने के लिए मिलती है ना। वहां पे तो वो लोग पूरी प्रिविलेज एंजॉय कर रहे थे, बट इंडिया में आके उन लोगों ने क्या किया, इंडियंस जो थे उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी हर जगह थी, ठीक है। ब्रिटेन में इक्वालिटी थी पर इंडिया में अनइक्वालिटी थी, ठीक है, बल्कि राज किसका था, सेम सेम उसका था, है ना। राज तो ब्रिटेन का ही था, है ना, क्राउन, ब्रिटेन क्राउन पे नाम पे तो इंडिया पे राज हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट रह गया हमारा ये वाला सेकंड वाला, कि ओवरलुक द फिलोसफिकल और नॉर्मेटिव एस्पेक्ट। इसका मतलब है यानी कि जो हम हमारी कोर वैल्यूज हैं, ठीक है, कि व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज लिबर्टी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, इन सब चीज को इग्नोर करती है, ठीक है, हिस्टोरिकल अप्रोच, ठीक है। अगर किसी को ये वाला समझ में ना आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इक्वालिटी की स्टडी करेंगे हिस्टोरिकल अप्रोच का यूज करके, ठीक है,
अब हम स्टडी करें कि पुराने टाइम में इक्वालिटी कैसी थी, कि लोगों के साथ इक्वली बिहेव हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो वहीं पे अगर हम ब्रिटेन में देखेंगे तो ब्रिटेन ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो अपने लोगों के साथ तो इक्वल बिहेव कर रही थी, बट जब उनके लोग इंडिया आते थे तो जो इंडिया की कॉमन जनता है वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक जगह तो इक्वालिटी है, एक जगह नहीं है ना। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच के थ्रू, तो हम यूनिवर्सल वैल्यू को इसमें जो स्कॉलर्स हैं वो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, यानी कि वो सिर्फ एक ही जगह का देखते हैं, दूसरी जगह को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।